नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जर्मनी की एक भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील है उसका विश्लेषण करने वाली एजेंसी ने चौंकाने वाला दावा किया है और उसका कहना ये है कि कम से कम 4 फोन कॉल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किए गए हैं और मोदी ने वो फोन कॉल रिसीव नहीं किए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और ये शो करती है कि या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब मन बना लिया है कि अब आर पार की हो ही जाए, या कोई वैकल्पिक उनके पास कुछ ऐसी प्लान्स हैं जिन पर वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर वो डोनाल्ड ट्रंप को उनकी हैसियत दिखाना चाहते हैं। और क्यों दिखाना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या किया है जो तय मानदंड होते हैं कूटनीति के, उनका वो उल्लंघन कर गए हैं? इनमें धमकियां देना, इनमें आसिम मुनीर को बुलाना, अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान कर देना, कई चीजें हो सकती हैं। और आपको ध्यान होगा, जब कनाडा में G7 समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री गए थे तो उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप पतली गली से निकल लिए थे वहां से। लेकिन वॉशिंगटन पहुंच करके वो चाहते थे कि मोदी वॉशिंगटन होते हुए जाएं और मोदी ने तब भी मना कर दिया था। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल अजय रैना साहब, तो उनको जोड़ते हैं और जोड़ करके फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, आपको और सभी दर्शकों को। और मेरी तरफ कुछ हालात नाजुक हैं तो इसलिए आज ऑडियो पे ही बात करेंगे जी। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूं अजय जी, ये जो खबर आ रही है, शुरू में तो जब मैंने सुना, पढ़ा, तो मैं चौंका, क्योंकि आम तौर पर ऐसा होता नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी को फोन कॉल करे। और या तो स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं, या प्रधानमंत्री बहुत नाराज हैं उनके तौर तरीकों से, क्या हुआ होगा? जी। ओमकार जी, बड़े कारण हैं और बड़े लेवल्स हैं। बिल्कुल सही कहा कि ऐसा कभी देखने सुनने में नहीं आया कि अमेरिका का सुपर पावर का प्रेसिडेंट किसी को बोले और वो उनकी कॉल रिसीव ना करें। और दर्शकों को हम ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि उनके मोबाइल पे कॉल आता है, ये स्टाफ टू स्टाफ आता है और फिर लाइन होल्ड की जाती है और फिर टाइम दिया जाता है और फिर लीडर्स बात करते हैं तो रवाना कर दिया होगा। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा होता नहीं है, मगर ओंकार जी, कभी हमने यूएस प्रेसिडेंट को ऐसी बातें करते हुए नहीं देखा कि इंडिया की इकोनॉमी और रशिया की इकोनॉमी डेड है। बिना बात किए और 30-35 बार ये बोलना कि मैंने सीज फायर करवाया। फिर उसने पहलगाम का अटैक होता है और उसके 2 दिन के बाद पाकिस्तान की कंपनी के साथ बिटकॉइन का इनका एक उसकी अपनी कंपनी की डील होती है। और जैसे आपने कहा, मुनीर को बुला के और हमारे प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया कि आप आ जाओ, ताकि वो दोनों को इकट्ठे बिठा के फोटो खिंचा के और एक और ब्रेक ले लेता। तो ये पर्सनल लेवल से लेके एक गलत डिप्लोमेसी से लेके एक जो अनफेयर ट्रेड डील की बातें हो रही हैं, इसका सबका मिश्रण है। बट मैं एक चीज बताऊं, मेरा पर्सनल मानना ये है कि मोदी जी जो है वो ऑफ कोर्स वो उनका स्वाभिमान हम सभी को होता है, हमने हर इंसान को होता है, और वो प्रधानमंत्री हैं, अपने देश का स्वाभिमान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस पर ठेस पहुंची है। लेकिन मोदी जी इतने मैच्योर भी हैं ओमकार जी कि हमने देखा कई बार कि वो कड़वा वोट भी लेते हैं देश के हित में। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल इशू ये भी था कि जो सीज फायर वाला इशू हुआ था, यही काम ट्रंप ने वियतनाम के साथ किया था जी। वियतनाम और अमेरिका की जो डेलीगेशन थे वो लगे रहे हफ्तों 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 तक डील करते रहे। जब वो बिल्कुल कहीं किनारे पे पहुंचने वाली थी तो ट्रंप साहब ने उनके हेड ऑफ स्टेट को फोन किया, एक फोन कॉल की, और उसके बाद अपने वो ट्रुथ पे जाके लिख दिया कि डील हो गई, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मैंने डील करवा दी। और बाद में पता चला डील नहीं हुई थी और वियतनाम जो था बड़ा नाराज था। तो मोदी जी को प्रैक्टिकली ये भी लगता होगा कि कहीं मैंने इसकी कॉल उठा ली, बात कर ली, बात चाहे हम सेहत की और खांसी की और जुकाम की करें और ये बात में कुछ और अनाउंस करने बैठ जाए,
तो एक वो भी रीजन है कि जो सीज फायर में जो इसने एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को तोड़ा, प्रोटोकॉल को तोड़ के जो झूठ बोला है, ऐसे बंदे के साथ एक स्ट्रेट टॉकिंग इंसान बात नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये भी है कि जो आपने कनाडा वाली बात मेंशन की, वो भी जब मोदी जी ने इनका ठुकराया था ऑफर कि आप आ जाइए, वाशिंगटन से होते हुए जाइए, वो भी तो इतिहास में ज्यादा देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल। तो मैं, अब रीजन कोई भी हो, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ जोड़ के कि जब बलूचिस्तान में लोग बात करते हैं कि भारत जो है वो बीएलए और उनके जो बाकी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, और कई लोग पूछते हैं कि क्या रियली भारत कर रहा है, तो मैं कहता हूँ एज ए भारतीय मुझे बुरा लगेगा अगर भारत नहीं करेगा, हमें करना चाहिए जी। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर मोदी जी ने ये कॉल मना की है, तो एज ए भारतीय मुझे गर्व है कि हमारी इतनी हिम्मत है कि हमारे प्रधानमंत्री जी वोटर्स की एक किस्म की, इसको डिफाइंस कह लीजिए, आंखों में आंखें डालना कीजिए। और इसके साथ जुड़ी मैं एक आपको चीज एक को बता दूं कि ये जो जर्मन पेपर का फार्स का जो आया है जी। रिपोर्ट, इसके अलावा कोई 2 हफ्ते पहले भी एक मरमर सुनाई देने शुरू हुई थी फॉरेन मीडिया में कि भाई कुछ ट्रम्प और मोदी की बात होने वाली है। और ये उस टाइम का आपने देखा होगा ट्विटर पे कुछ एनआरआईज है, उसमें एक लेडी भी है जिसको काफी ट्रोलिंग होती है, उसने भी कहा था कि भाई बात कर लो, खत्म करो, किसी ईगो है ये हो। तो मोर देन ईगो, कहने का मतलब ये है कि जर्मन एजेंसी एक एजेंसी है, और फॉरेन मीडिया में पहले भी मरमर हुई थी लेकिन वो बात पब्लिश नहीं हुई, बिकॉज एज पर सम रिपोर्ट्स उस एजेंसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछा था कि क्या ऐसे हुआ है कि ट्रम्प साहब की कॉल आपने मना की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जी। तो एजेंसी है, क्योंकि रिपोर्टर्स भी यहाँ बैन हुआ था पिछले दिनों कुछ दिन के लिए, उन्होंने सोचा पंगा नहीं लेना, तो उन्होंने पब्लिश नहीं किया। तो ये बात भी सुनने में आ रही है। और लास्ट इसमें जुड़ी एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जिस चीज पे ट्रेड डील फंसी हुई है हमारी, जी। 2 पहलू उसमें जो है बड़े क्लियर। एक जो एग्रीकल्चर और डेयरी का है, जिसमें मोदी साहब ने ऑलरेडी कहा कि मेरा पर्सनल नुकसान जितना होता है हो जाए, पर मैं देश को और अपने किसानों को और अपने पशुपालकों को नहीं झुकने दूंगा। आप इमेजिन कीजिए कि ये अगर हम मान लेते और हम ये भी कहते कि ठीक है, आप मांसाहारी गांव का जो फीड है उसको खत्म, उसको यहाँ मत भेजिए, और कुछ भी करके यहाँ पे आपको पता है हमारे जो लोग गौ हत्या सड़क पे कर सकते हैं, वो तो उनको दूध पीने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये एक इशू बन जाता और एक और किसान आंदोलन यहाँ पे खड़ा होता नजर आता, जबकि हमको सबको पता है कि पिछला किसान आंदोलन जो था उसकी स्पॉन्सरशिप नॉर्थ अमेरिका से हुई थी। बिल्कुल। तो मोदी जी वो भी नहीं लेना चाहते। दूसरा जो F-35 R-35 की बातें चलती रही बीच में, ये खरीद लो वो खरीद लो, तो उसमें भी मोदी जी का स्टांस बड़ा क्लियर है कि भाई डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी, ट्रेड के हिसाब से नहीं कर सकते। आप डिफेंस इक्विपमेंट को ट्रेड बढ़ाने के लिए यूज नहीं कर सकते, आपने वही खरीदना है जो आपको सूट करता है, जो आपकी फोर्सेस चाहती है। तो ये बहुत सारे रीजंस दिमाग में आते हैं। अब क्या है कि बाद में कभी पता चलेगा, जल्दी भी हो सकता है कि निशिकांत दुबे साहब कुछ ट्वीट करते हैं, पता चल जहाँ पता ही ना चले 6 महीने 1 साल तो। पर ठीक है, मेरे हिसाब से खड़े होने का टाइम है, खड़े होकर दिखाना पड़ता है। हम सभ्यता है, हम कोई छोटा मोटा देश थोड़ी है। बिल्कुल। तो मैं तो बहुत खुश हूँ वट एवर रीजन, अगर ऐसा हुआ है तो। जी। आज अजय जी के साथ ऑडियो से इसलिए जुड़े हुए हैं कि जम्मू में आज डिस्टरबेंस है, जल भराव है, पानी बहुत ज्यादा, बिजली डिस्टर्ब है। इसलिए एक तरीका ये निकाला गया कि महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर चर्चा करनी है, तो फिर ऑडियो से जुड़ा जाए ताकि दर्शकों तक मैं अजय जी के विचार पहुंचा सकूं। अजय जी, टर्निंग पॉइंट क्या रहा है ये जो रिश्ते डिरिल्ड हुए हैं? क्योंकि अगर हम याद करें तो 22 अप्रैल को ये पहलगाम हुआ और उस समय अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे। इनफैक्ट जब वो भारत दौरे पर थे तभी ये इंसिडेंट भी हुआ। तब तक तो बहुत सब कुछ नॉर्मलाइज थी और हमने देखा था पीएमओ में कि जेडी वेंस के दोनों बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोद में खेल रहे थे और जब वो रवाना हो रहे थे तब भी उन्होंने इसकी निंदा की थी जो पहलगाम में हुआ।
उसके बाद भी जब भारत ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रहा था तो जेडी वेंस के कुछ बयान आए थे कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, इसमें हम जी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जी चीजें कहां से बिगड़नी शुरू हुई? अ, ओमकार जी, एक तो वो हम पहले एक बार बात की हुई है कि जब मोदी साहब गए थे, जब इलेक्शन से पहले, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले, तो इनकी मीटिंग प्लान थी कमला हैरिस के साथ। जी और उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग जैसे कि प्रोटोकॉल होता है, तो उसमें ये जो ट्रम्प साहब उस टाइम तो नॉन एंटिटी थे ना, एक हारे हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन लड़ रहे थे, इलेक्शन लड़ने वाले थे, तो इनके साथ मीटिंग प्लान थी। ये जो मोदी साहब की फरवरी वाली विजिट से पहले वाली विजिट की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन से पहले, यूएस इलेक्शन से पहले। जी तो कमला हैरिस की मीटिंग किसी कारण से रद्द कर दी गई, और हमारा जो शिष्टाचार है उसमें ये सोचा गया कि सिंस वाइस प्रेसिडेंट से बात नहीं हुई है, तो ट्रम्प साहब से भी बात करना शायद मुनासिब नहीं होगा, तो मोदी साहब ने वो मीटिंग दूसरी भी कैंसिल कर दी। तो वो एक उसको पर्सनल हिट हुआ था, बिकॉज और फिर चाइना से जो हमने हाथ मिला लिया इलेक्शन से पहले, और जो इनका वो स्ट्रेटेजिक इशू अगर हम देखें कि चाइना से हमने हाथ मिलाना मना कर दिया, चाइना से हमने लड़ना मना किया, यूएस के कहने पे अपनी फौजें पीछे हटा ली। इसलिए जब फरवरी में मोदी साहब गए, तो काफी सारे जो लोग वहां प्रेजेंट थे, और ये अभी काफी निकल के भी आया है कि जो उनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो वार्मथ, वो गर्मी नहीं थी जो ट्रम्प और मोदी साहब की पहले हम जैसे टेक्सास में हमने देखा था, हम बिल्कुल मोदी और बिल्कुल। पर चलो ये पर्सनल होती है ना, मिले होंगे तो जो भी बोल बाल के ताना तुना मार के खत्म होगी होगी बात। लेकिन ये जो आपने जेडी वांस की बात करी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए कि आज की डेट में हमें चाहिए कि, और मैं इस चीज को आई थिंक 1-1.5 महीने से बोलता रहा हूँ लगातार, कि अमेरिका को अलग रखें और ट्रम्प को आप अलग रखें। अमेरिका और भारत दो देश हैं जिनके रिलेशन ऊपर नीचे होते होते एक जगह पहुंचे हैं। ट्रम्प एक अलग से एंटिटी है जिसने एकदम से होम करने की कोशिश की है, और ये चला जाएगा। ट्रम्प का, इनका जो मिड टर्म में जो इसके लग रहा है इंडिकेशन, इसकी जो थोड़ी बहुत पावर्स है वो मिड टर्म इलेक्शन में बुरा हो जाएगा। एनी केस 3-3.5 साल के बाद ट्रम्प यहाँ से गायब है। जी तो जेडी वांस और बाकी कुछ सेंसिबल आवाजें हैं, तभी तो सुपर पावर है, देश चल रहा है, तो कुछ लोग हैं, मगर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेडी वांस ने ना केवल जब सिंदूर की तैयारी कर रहे तब बोला था, जेडी 9 तारीख की शाम को बोला था कि भारत और मई की 9 मई की जी भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, इनका अपना मामला है, सुलझा लेंगे। तो अभी मैं आपको एक और छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ, फिर हमें समझ आ सकता, मतलब इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि एकदम से क्या हुआ कि कुछ घंटों के बाद अमेरिका को बहुत तकलीफ होगी कि पाकिस्तान को मारनी पड़ी। जी जी एक बहुत वरिष्ठ पॉडकास्टर है यूएस में, जज नेपो कहते हैं उनको, जी तो वो रिटायर्ड जज है। तो उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि जब ट्रम्प का पहला टर्म खत्म हो रहा था, तो 2 दिन बचे थे, तो ट्रम्प ने इनको बुलाया कि भाई मैंने कुछ लोगों का प्रेसिडेंशियल माफीनामा साइन करना है जो जेल में होते हैं। तो वो जज साहब की कंसल्टेशन लेना चाहते थे, क्योंकि लीगल मामलों में माहिर थे। सही तो ये उनको मिलने गए, वो कहते मिलने के बाद मैंने कहा, ट्रम्प साहब आपके 2 दिन बचे हैं और एक बहुत बड़ा इलेक्शन प्रॉमिस आपने पूरा नहीं किया, उसके बारे में आपका क्या विचार है? उसने बोला कौन सा इलेक्शन प्रॉमिस नहीं मैंने पूरा किया? बोला आपने बोला था मैं जेएफ कैनेडी फाइल जो है वो उसको डिक्लासिफाई करूंगा, सार्वजनिक करूंगा। तो ट्रम्प ने उसे कहा कि हाँ मैं मानता हूँ मुझे करना था, लेकिन जब वो फाइल में उन्होंने जब मुझे वो फाइल दिखाई, इंग्लिश में बोला व्हेन दे शोड मी दोस फाइल्स, जी तो जब उन्होंने मुझे वो फाइल दिखाई तो मेरी रूह कांप गई, और अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी वही करते जो मैंने किया, वो फाइल्स हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। जी तो हमारा सवाल ये उठता था, और जज साहब ने भी अपने पॉडकास्ट में कही, वो दे कौन है, वो जो वो वर्ड है वो कौन है जिसको जिसने फाइलें दिखाई और ट्रम्प साहब भी शक पका गए। हम्म। तो इसका मतलब है कि वहां कोई है जिसको आप डीप स्टेट बोलें, जिसको आप नॉन पॉलिटिकल एंटिटी, अनअकाउंटेबल चीज बोलें, जो कि यूएसए को पीछे से पकड़ के रखता है। बिल्कुल काफी लोग मानते हैं कि कैनेडी साहब जो थे जिनका मर्डर हुआ था, वो एकमात्र प्रेसिडेंट, ऐसे अभी तो 4 प्रेसिडेंट मारे हुए ना, 5वां बच गया था, रेगन उसको लगी थी, बच गया था, मगर वो एक ही थे जो एक्चुअल पीस लवर थे, और उन्होंने इजराइल को पनिश करने का डिसीजन लिया था किसी बात पे, और कहा था कि देश दुनिया में शांति करने के लिए ये करना चाहिए, और बहुत फेमस स्पीच दी थी, और स्पीच के कुछ आई थिंक 2 के 3 दिन के बाद उनका मर्डर हुआ था।
तो ये भी माना जाता है कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट आता है उसके दिमाग में ये बात होती है कि अगर मैंने एक लाइन क्रॉस कर दी तो शायद मेरी जान ना चली जाए। जी तो अब उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो 9 तारीख की रात तक सब ठीक था। 10 को जब सुबह सुबह पाकिस्तान के मिलिट्री अड्डे उड़ाए गए, और ऐसा भी है कि 10 को ही हमने मिलिट्री अड्डे उठाए। हमने शुरुआत में पहली रात मदरसे उड़ाए, अगले दिन हमने उनके लाहौर के, आपने ड्रोन के देखे होंगे सीन, जब बिल्कुल हमारा सुसाइडल ड्रोन जाके उनकी बैटरी, तो मिलिट्री टारगेट्स हमने अगले दिन से उड़ाना शुरू कर दिए थे। तो वो जो दे है ना, वो जो लोग हैं, उन्होंने कहीं ट्रंप को ब्रीफ किया है कि जब पाकिस्तान के अंदर नुकसान हुआ है अमेरिका के अपने इंटरेस्ट का, जिसका शायद ज्ञान ट्रंप को तो खैर हम अक्सर पता ही नहीं होगा, और शायद वहां को भी पता नहीं था। पाकिस्तान के अंदर जो एसेट्स जिस पे इंडिया हिट करेगा, किसी को अंदेशा नहीं था। जी जी तो जी वो एकदम से जो झटका लगा ना, और इसको ब्रीफ किया गया, वो जो दे लोग हैं, वो लोग हैं, उन्होंने ब्रीफ किया, जो समझाया ट्रंप को भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और भारत ने जो किया है पाकिस्तान के अलावा हम भी, हमारी भी ठुकाई हुई है। तो वो एक रीजन लगता है कि एकदम से इसका स्टांस बदला है। लेकिन फिर मैं आपको 22 तारीख से वापस लेके जाता हूँ। 22 अप्रैल को पहलगाम का इंसिडेंट होता है। वान साहब यहाँ है, वान साहब यहाँ से बिल्कुल सही आपने पिक्चराइज किया, बच्चे खेले, सब ठीक ठाक था। जी जी उस 3 दिन के अंदर ट्रंप की पर्सनल कंपनी पाकिस्तान से बिटकॉइन का एक एग्रीमेंट साइन करती है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं है कि 10 मई को कोई स्विच ऑन हुआ है। ये एक जो मैंने कहानी सुनाई, हो सकता है कि उसको 10 मई को जब पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट उड़े, एयरफील्ड उड़ाए गए, तो जो करना हिल्लूर और फलाना फलाना नुकसान हुआ, और जो नूर खान में हुआ, तो वो ब्रीफिंग दी गई हो और वो पगला गया, वो तो है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा, जिस दिन पहलगाम हुआ है उसके 3 दिन बाद एक यहाँ पे बड़ी डील साइन होती है। जी जो वो भी अंडरस्टूड है कि वो जो डील का जो होमवर्क है, जो स्पेड वर्क है, वो पहले कुछ हफ्तों या महीनों चला होगा, पहले वो बात चल रही होगी। उस टाइम क्या इनको वो डील साइन करनी चाहिए थी अगर हमारे हितैषी होते। बिल्कुल दोनों चीजों को मिला के देखते हैं कि पहली बात क्लियर है कि ये हमारे हितैषी कभी नहीं था। ट्रंप तो हमारा कभी हितैषी नहीं था। वो ट्रांजैक्शनल बंदा है, बिजनेसमैन है, उसके लिए पैसा ही सबसे ऊपर है। बिल्कुल और दूसरा ये है कि उसको कुछ मार पड़ी है, चोट लगी है अमेरिका को 10 तारीख को बहुत ज्यादा। और जब उसकी ब्रीफिंग या कहानी उसको सुनाएगी, तो एकदम ही फिर वो उसने सारा लबादा साइड पे रखा और फिर उल्टा पुल्टा ज्ञान देना शुरू कर दिया। जी। और एक और बड़ी गलती ट्रंप की तरफ से हुई, जो शायद मोदी जी को बहुत ज्यादा अखर गई, कि हम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे पाकिस्तानी डीजीएमओ की कॉल के बाद, और अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान करने वाले थे, और ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया मंच पर उससे पहले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया। अजय जी से संपर्क कटा है, दोबारा से उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। यानी रैना साहब का कहना ये है, उनकी कॉल अभी लग जाएगी, फिर से जोड़ेंगे। उनका कहना ये है कि जो जेडी वेंस यहाँ आए थे तब तक सब ठीक था, और जेडी वेंस ने जो है भारत में जितना समय बिताया अपने बच्चों के साथ, वो पीएमओ भी गए, जयपुर भी गए, वो आगरा भी गए थे, तब तक सब ठीक था। लेकिन 9 और 10 तारीख की रात को जो निर्णायक कार्रवाई हुई भारत की तरफ से, जिसमें उनके कई एयरबेस उड़ाए गए, वहां पर कुछ अमेरिका के एसेट्स थे, और ये नूर खान एयरबेस पर भी थे, सरगोधा जो आपका किरना हिल्स है वहां पर भी थे। और जब उनको ब्रीफिंग दी गई कि ऐसे ऐसे हो गया है, उसके बाद ट्रंप साहब का जो दिमाग है वो जरा घूम गया, और उन्होंने फिर एक अलग रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की। एक सवाल जो मैंने अभी पूछा था
रैना साहब से, वो ये था कि जो उन्होंने अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान किया, ये एक कूटनीतिक बहुत बड़ा ब्लंडर था। उनको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा उसके बाद जो विरोधी दल हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो गए थे, हमलावर दिख रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि तीसरे देश की क्या भूमिका हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी तरह की जो बातचीत है या विवाद है उसमें। और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नागवार गुजरा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कैसे कर दिया। और इसका बाद में ट्रंप साहब ने मिसयूज किया अपने पक्ष में, वो शांति का नोबेल उनके दिमाग में घुसा हुआ था और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि साहब मैंने सीज फायर कराया है, हम लोग लगे रहे, रात रात भर हमने पाकिस्तान को भी भारत को भी समझाया मनाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ट्रेड डील ना करने की धमकी दी दोनों देशों को, और इसलिए फिर वो तैयार हुए कि युद्ध विराम कर दिया जाए। ये और भी खतरनाक था। जी, अजय जी का फोन आ गया है, फिर से उनको जोड़ लेते हैं। नेटवर्क जा रहा है। जी जी जी, तो इसको शॉर्ट में खत्म करेंगे। जी, इसको शॉर्ट में खत्म करेंगे। तो एक मैंने जो सवाल किया था, दूसरी गलती उन्होंने ये की कि अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान कर दिया अपने सोशल मीडिया मंच पर, जी, जबकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे 5 बजे। तो ये विरोधी दलों को एक हमला करने का मौका दे दिया प्रधानमंत्री मोदी पर कि किसी तीसरे पक्ष की भूमिका कैसे हो सकती है युद्ध विराम में। जी बिल्कुल, ये वही मैंने मेंशन जैसे किया था कि ये प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा उल्लंघन था। और जब इसको किसान आंदोलन जो कि अमेरिका में, जब कहता हूँ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से स्पॉन्सर हुआ, कनाडा से क्लियर कट था और नेचुरल के पीछे हमें पता पन्नों को कौन बचा रहा है। तो वो देश एक और गदर, ये जो उसका यही रीजन था ना कि आप उनको पता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी मिनिस्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उससे कुछ मिनट पहले इन्होंने अपना मुंह खोल दिया। बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री जी ने 35 मिनट की फोन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट में क्लियरली लिखा है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी आपसे कोई बात नहीं हुई है, हमने तो पाकिस्तान में हमें डायरेक्ट अप्रोच किया था, बिल्कुल, उसके बावजूद भी झूठ बोलता रहा है। और उसको लेके हमने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, उसको लेके हमारी अपोजिशन जो है यहाँ पे तांडव करने की कोशिश करती रही। सही। और इनफैक्ट हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए ओमकार जी कि आने वाले दिनों में अगर ये हमारे जो वोट चोरी वाले और माफी मांगने वाले जितने जो बेल पे घूम रहे हैं, जब ये अंदर डाले जाएंगे अगर किसी उसमें, तो अमेरिका पहला कंट्री होगा जो बोलेगा कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है। जब मोदी जी ने कहा था कि मुझे पर्सनल नुकसान भी उठाना पड़ेगा, तो शायद वो इसी एक तरफ इशारा कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी पावर्स इनके पीछे पड़ गई हैं। और फिर मैं खुश हूँ कि ठीक है, मोदी जी ने नहीं बात की, नहीं भी करनी चाहिए। और उसी का नतीजा था संभवत है ये राहुल गांधी जो बड़बोलापन दिखाता है, इसने नरेंद्र सरेंडर वाला जुमला कसा था वो, तो वो भी एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन अजय जी, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगा, लास्ट क्वेश्चन ये करूंगा, अब आगे के क्या? अगर प्रधानमंत्री ने एक लाइन ले ली है और आज से ही वो 25% अतिरिक्त जो सैंक्शन लगाया है इन्होंने वो भी लागू हो रहा है, तो अगर लाइन ले ली है प्रधानमंत्री ने, तो अब आगे क्या? अभी आगे आने वाला समय तो बताएगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है ओमकार जी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो अगर लाइन ली है तो उसके पीछे उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है। जी, उन्होंने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट जो करना चाहिए था, और जैसे हमने देखा स्टेबलाइजेशन फंड हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बना,
और हमारी जो लास्ट में विजिट्स हुई हैं प्रधानमंत्री जी की छोटे छोटे देशों में, जिसमें किसी में तेल का भंडार है, किसी में सोने का भंडार है, और ऑफ कोर्स ये जो जो रशिया और जो चाइना के साथ में हमारी बाउंड हो रही है, तो एक जो कैलकुलेशन, कुछ भी कह लीजिए, गुजराती भाई हैं हमारे, बिल्कुल, तो उन्होंने अपना हिसाब किताब कर लिया है कि जो हमारी इकोनॉमी को हर्ट कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की औकात नहीं है कि वो मिलिटरीली हमें हर्ट करे, हमारे यहाँ देश पे आके वो अपना बॉम्बर लेके आए, उसकी औकात नहीं है, तो वो इकोनॉमिकली हमें हर्ट कर सकता है। तो उसका मेरा ये मानना है, इस सरकार पे, मोदी साहब पे इतना यकीन हमें है कि उन्होंने उसका बंदोबस्त कर लिया। अभी कैसे अनफोल्ड होगा, अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज इन्होंने अनाउंस कर दिया, वो नोटिफिकेशन आ गई है 25% एक्स्ट्रा टैरिफ की, तो अब देखते हैं सरकार क्या जवाब देती है। तो मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ हमने अपने से कर लिया है जी। अब भारत और मोदी जी इनके विदा होने का इंतजार करेंगे। 3-3.5 साल जो भी बचे हैं इनके। देखिए मिड टर्म में क्या हाल होगा इनका। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। बहुत विपरीत परिस्थितियों में आज आप जुड़े, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसलिए आपको जोड़ा ऑनलाइन। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय